दोस्तों, रुकती जाओ। आज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो बच्चों, अपना जो सेकंड चैप्टर था मानव तंत्र, उसमें आज का टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम। मानव श्वसन तंत्र वैसे अपना शरीर कई सारे तंत्रों से बना हुआ होता है, जिसमें से पहला तंत्र पाचन तंत्र के बारे में पिछले टॉपिक में अध्ययन किया था, और आज अपना सेकंड जो टॉपिक है वो है मानव श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र यह अपने श्वसन की क्रिया को संपन्न करने के काम में आता है। तो श्वसन होता क्या है? श्वसन देखो, सजीवों की सबसे एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है श्वसन। श्वसन के आधार पर ही अपन सजीव और निर्जीवों का डिवाइडेशन करते हैं। मुख्य रूप से जो अंतर होता है वो श्वसन के आधार पर करते हैं। श्वसन एक इस प्रकार की जो क्रिया है, ये सभी सजीव प्राणियों में पाई जाती है, जिसमें बाह्य वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण कर बाह्य वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण कर उपापचय के बाद CO2 का उत्सर्जन श्वसन कहलाता है। श्वसन कहलाता है। देखो, श्वसन एक इस प्रकार की क्रिया है जिसमें सभी प्राणी, प्रकृति के सभी सजीव बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करते हैं भोजन के उपापचय के बाद। भोजन के उपापचय से उपापचय एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है। उच्चय और अपचय दो क्रियाओं से मिलकर उपापचय होता है। इसमें भोजन के ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा की प्राप्ति होती है। रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें बाह्य वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर उपापचय के बाद CO2 का उत्सर्जन श्वसन कहलाता है। कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है, जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण। श्वसन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का ऑक्सीकरण करना। ग्लूकोज अणु H12O6 ये एक ग्लूकोज अणु है। इस ग्लूकोज अणु का जब ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाह्य वायुमंडल में उत्सर्जित कर दिया जाता है। ऊर्जा जो अपने जैविक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए, अपने शरीर की अन्य गतिविधियों को संपन्न करने के लिए वह ऊर्जा काम में आ जाती है। तो इस श्वसन क्रिया को संपन्न होने के लिए तंत्र अपने शरीर में होता है। ये विकसित प्राणी में पाया जाता है। मानव श्वसन तंत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो मानव श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से ये भाग पाए जाते हैं। नासागुहा, जो अपनी नासिका से ये श्वसन तंत्र का प्रारंभ होता है। नासागुहा, ग्रसनी, ये लैरिंक्स होता है। श्वास नली आगे जाके अपने अपने दाईं और बाईं ओर के दोनों फेफड़ों में श्वास की डिवाइडेशन हो जाती है। ये कहलाती है श्वसनी। श्वसनियां फिर आगे जाकर बारीक छोटी नलिकाओं में, वही कोशिकाओं में डिवाइडेड हो जाती है, वो कहलाती है श्वसनिका या ब्रोंकियोल्स। इस प्रकार से दोनों भागों में समान संरचना होती है। एक होता है बायां फेफड़ा और एक होता है दायां फेफड़ा। बायां फेफड़ा थोड़ा आकार में छोटा होता है
ये दो भागों में डिवाइड होता है, बायां फेफड़ा कितने भागों होता है, दो भागों में डिवाइड होता है। और दायां फेफड़ा जो है, दायां फेफड़ा ये तीन भागों में डिवाइड होता है, तीन पालियों में डिवाइड होता है। और ये जो फेफड़े हैं, नीचे एक मध्य डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम एक मध्यवर्ती संरचना होती है, धनुषाकार संरचना होती है, इस पर टिके हुए होती हैं, पसलियां इस पर टिकी हुई होती हैं। और इस डायफ्राम का श्वसन क्रिया में मुख्य फेफड़ों की जो क्रिया होती है उसमें इसका मुख्य रोल होता है, ये धनुषाकार देना हो जाता है। तो इस प्रकार से अपने जो मानव श्वसन तंत्र है, मानव श्वसन तंत्र में निम्न अंग पाए जाते हैं। मानव श्वसन तंत्र के अंग, मानव श्वसन तंत्र के अंग कि मानव श्वसन तंत्र जो है उसमें मुख्य कौन से होते हैं जो श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। तंत्र क्या, तंत्र कई सारे जो अंग होते हैं, उन अंगों के मेल से जो भाग बनता है वो क्या लगता है। तो इसमें सारे कई सारे अंग हैं। इसमें पहला अंग है नासागुहा, दूसरा अंग है श्वासनली, तीसरे से जो श्वास नली आगे जाके दाएं और बाएं दोनों फेफड़ों में बढ़ती है वो कहलाती है श्वसनी। चौथा भाग है श्वसनिका, और लास्ट का भाग है टेम्परेचर। इस प्रकार से कई सारे अंगों से मिलकर और श्वसन तंत्र का निर्माण होता है। प्रत्येक अंग का अपने अपने कार्य में अपना महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसमें पहला भाग है नासागुहा, इसके बारे में देखेंगे। देखो अपने शरीर में, मानव शरीर में नासागुहा श्वसन क्रिया में मुख्य रूप से भाग लेती है। नासा गुहा, इसको अपन नाक बोलते हैं। नासा गुहा में दो नासा छिद्र होते हैं, नासा छिद्र। ये दो नासा छिद्र हैं, इन नासा छिद्रों के द्वारा बाह्य वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। इन दोनों नासा छिद्रों में अंदर की सतह पर, अंदर की ओर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, जो रोम बाल जो सदृश संरचना होती है। इन रोम का भी अपना एक मुख्य कार्य होता है कि बाह्य वायुमंडल से जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन के समय जब कुछ मिट्टी धूल के कण या अन्य धूल के कण, अन्य परागकण, कुछ मोटी जो गंदगियां होती हैं उनको फिल्टर करने का कार्य करता है, रोकने का कार्य करता है। जैसे हम श्वसन क्रिया करते हैं तो इन चावनी की भांति इसे छानने का कार्य करता है। जैसे हम श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन के तहत वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ या गैस के साथ जो मिट्टी धूल के कण आते हैं वो इन रोम से, इन बालों से टकरा के और यहीं पर रुक जाते हैं। इस पर एक श्लेष्मा ग्रंथि होती है। इस श्लेष्मा ग्रंथि जो है उस श्लेष्मा का स्राव करते हैं, जिससे नमी बनी रहती है। इसका क्या बड़े मुख्य कार्य, इससे नमी के कारण मिट्टी धूल के कण चिपक के और यहीं रुक जाते हैं। दूसरी इस श्लेष्मा का कार्य होता है कि जैसे तो बाह्य वायुमंडल से जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं या वायु को ग्रहण करते हैं उसका टेम्परेचर थोड़ा अधिक होता है। वो अधिक टेम्परेचर जब इसे नमी के संपर्क में आता है तो उस वायु का टेम्परेचर, तापमान जो है वो कम हो जाता है। और फिर आगे ये क्योंकि फेफड़े एक बहुत ही कॉमन अंग होते हैं और उनमें इतनी गर्म वायु या इतने टेम्परेचर की वायु को सहन नहीं कर पाते, इसलिए इधर ठंड के संपर्क में आते हैं, नमी के संपर्क में आते हैं, वायु का टेम्परेचर कम हो जाता है। नासा गुहा के मुख्य रूप से तो श्वसन नासा गुहा से लिया जाता है, पर जब कई परिस्थितियों में मुख्य गुहा से भी श्वसन क्रिया कर लेते हैं।
केवल नासा छिद्र बंद हो जाते हैं या कोई परिस्थिति आ जाती है तो उस स्थिति में मुख्य गुहा से भी श्वसन क्रिया कर ली जाती है। मुख्य गुहा और नासा गुहा आगे जाके एक ही नली में जाके मिलते हैं, तो विशेष परिस्थितियों में मुख्य गुहा के द्वारा भी श्वसन क्रिया कर ली जाती है। पर विशेष तौर से ध्यान रहे कि नासा गुहा से जो श्वसन क्रिया की जाती है उसके बजाय मुख्य गुहा से श्वसन क्रिया अस्वच्छ होती है, क्योंकि ये सीधी वायु उसमें होकर प्रवेश कर जाती है, मिट्टी धूल के कण वगैरह ये इसमें नहीं रुक पाते। नासा गुहा के बाद ये ग्रसनी होती है, ग्रसनी, और यहाँ एक होता है लैरिंक्स, कंठ में होता है लैरिंक्स। लैरिंक्स एक होता है ध्वनि उत्पादक यंत्र, होता है ध्वनि उत्पादक यंत्र होता है, जिससे मनुष्य में ध्वनि का उत्सर्जन, ध्वनि का निर्माण ध्वनि उत्पादक लैरिंक्स में होता है। यहाँ एक कई सारी पेशियों से ढका हुआ एक एपिग्लोटिस भी पाया जाता है। कौन सा भाग? एपिग्लोटिस, जिसको अपन साधारण भाषा में घाटी धापा बोलते हैं। ये क्या करता है? एपिग्लोटिस, ये भोजन नली, यहाँ पर भी कंठ में ग्रसनी होती है, भोजन नली और श्वास नली दोनों नलिकाएं होती हैं, जिनमें एपिग्लोटिस दोनों में से एक नली को ढकने का कार्य करता है। जैसे ये दो नली है, इन दोनों नलियों में से एक बार ये भोजन नली को और एक बार या श्वास नली, जैसे हम श्वसन क्रिया करते हैं तब तो ये भोजन नली को ढके रहता है, जब हम भोजन को निकालते हैं तो उस समय ये श्वास नली को ढकने का कार्य करता है। ऐसे रेलवे के फाटक की तरह से रेलवे का फाटक होता है, ट्रेन आती है, बस रुक जाती है, साधन रुक जाते हैं, साधन जाते हैं, ट्रेन रुकती है। इस तरह से केवल वन वे एक बार में एक ही नली को ढकने का कार्य करता है। फिर जाके लैरिंक्स से श्वास नली में श्वास प्रवेश कर जाता है। श्वास नली होती है, दूसरा भाग है श्वास नली। श्वास नली लंबी बेलनाकार संरचना होती है, जो लंबी नलिकाकार संरचना है। श्वास नली में अंग्रेजी के सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, सी आकार के छल्ले। ये जो सी आकार के छल्ले हैं, इनका मुख्य कार्य होता है कि ये इस तरह से श्वास नली में को फैलाए, चौड़ाई रखने का कार्य करते हैं। जैसे जब श्वसन क्रिया करते हैं तो वायु के दाब के द्वारा श्वास नली, यदि ये पास्थी वाले में सी आकार के हैं, पास्थी वाले ये जो अंग्रेजी के सी आकार करते हैं। यदि श्वास नली में ये पास्थी वाले नहीं होते हैं तो श्वास नली जैसे हम श्वसन क्रिया करते हैं वायु के दाब के कारण ये श्वास नली चिपक सकती है। इनको श्वास नली को चिपकने से रोकने के लिए ये श्वास नली में उपास्थि वाले पाए जाते हैं। श्वास नली बड़ी चौड़ी नलिकाकार संरचना होती है, जो आगे जाके फिर दो भागों में डिवाइडेड हो जाती है। जैसे जो श्वास नली है क्या है, ये ऊपर से आकर इस तरह से अपने अपने साइड के दोनों के श्वास नली, ये श्वास नली, ये अपने अपने दोनों के फेफड़ों में दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ये कहलाती है श्वसनी। जो तीसरा भाग है ये कहलाएंगे श्वसनी। ये श्वसनी जो है आगे जाके और छोटी नलिकाओं में डिवाइडेड हो जाती है, बढ़ जाती है, और वो कहलाती है श्वसनिका, ब्रोंकियोल्स। ये जो ब्रोंकियोल्स हैं वायु कुपिकाएं कहलाती हैं। इन वायु कुपिकाओं का ही श्वसन क्रिया में मुख्य रोल होता है। ये वायु कुपिकाएं, इनमें जब वायु भर जाती है तो इनका वायु दाब ज्यादा हो जाता है, तो इस प्रकार से इन्हें लगातार फेफड़ों का संकुचन और शिथिलन है वायु कुपिकाओं में वायु भरने के आधार पर ही होता है। इसमें संरचना का नेक्स्ट जो भाग है वो है फेफड़े। फेफड़े जो है
संख्या में दो होते हैं, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। अभी अपन ने बताया था कि बायां फेफड़ा दो भागों में डिवाइड होता है और दायां फेफड़ा जो है तीन पालियों में, तीन भागों में डिवाइड होता है। इनमें जो दोनों फेफड़े ये डायफ्राम के ऊपर टिके हुए होते हैं। डायफ्राम एक धनुष के आकार की संरचना होती है। जैसे ही अपन श्वसन क्रिया करते हैं, जब इनमें वायु कोशिकाओं में वायु दाब अधिक हो जाता है, इनमें वायु अधिक बढ़ जाती है तो इनका दाब बढ़ जाता है, जिससे फेफड़ों पर दबाव पड़ता है और फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, वायु फेफड़ों पर दबाव पड़ता है। तो इस तरह से जब वायु दाब बढ़ जाता है तो वायु बाहर की ओर निकल जाती है, जिससे CO2 जो इनके अंदर थी वो CO2 बाहर निकल जाती है। जैसे जब इन वायु ऊपर का उनके अंदर वायु दाब कम हो जाता है तो फेफड़ों का संकुचन हो जाता है, संकुचन हो जाता है, सीधे नमस्कार होते हैं। तो बाहरी वायुमंडल या ऑक्सीजन, बाहरी वायुमंडल की ऑक्सीजन नासा गुहा से फिर इनके अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसे इसकी जो क्रिया रीति है, आगे श्वसन की क्रिया रीति, जिसको अपन आगे स्टार्ट में पढ़ाएंगे। तो में बताया था कि मानव श्वसन तंत्र की संरचना, मानव श्वसन तंत्र की संरचना को मुख्य रूप से अपन 5 भागों में डिवाइड किया था। नासा गुहा, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और फेफड़े। देखो फेफड़े संख्या में दो होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं, ये बहुत ही स्पष्ट कोमल अंग होते हैं। ये मनुष्य के जितने भी कोमल अंग होते हैं वो उतने ही शरीर की शक्ति के अंदर सुरक्षित रहते हैं। जैसे जो दोनों के फेफड़े हैं ये अपने दोनों की पसलियां के अंदर एक अस्थि पंजर होता है, अस्थि पंजर। इस अस्थि पंजर में पिंजरे रूपा संरचना होती है। उस पिंजरे रूपा संरचना में अस्थि पसलियों के अंदर ये फेफड़े सुरक्षित होते हैं। फेफड़े बहुत ही कोमल अंग होते हैं। यदि किसी कारणवश इनमें कोई लीकेज हो जाए, किसी कारण से दुर्घटनावश क्षतिग्रस्त हो जाए तो फिर इनका दोबारा से इलाज नहीं हो पाता है। इसलिए इनको बहुत ही, जैसे कई बार धूम्रपान वगैरह किया जाता है तो धूम्रपान करते समय इनकी दीवारें बहुत कोमल होती हैं और कई बार फेफड़ों में जो कैंसर हो जाता है तो फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इन फेफड़ों में ही जैसे श्वसन क्रिया होती है, श्वसन क्रिया के द्वारा जो ऑक्सीजन मिलाई जाती है रुधिर में, रुधिर का जो शुद्धिकरण किया जाता है वो रुधिर का शुद्धिकरण फेफड़ों के अंदर ही किया जाता है। शुद्धिकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का मिलना। तो ऑक्सीजन जो रुधिर में मिलाई जाती है फेफड़ों के अंदर मिलती है। फिर इससे फुफ्फुसीय, इसको फुफ्फुसीय सिरा, इस फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा ये वापस हार्ट में जाता है और वहां से फिर शुद्ध रुधिर जो है वो शरीर के विभिन्न भागों को संचरित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये एक मानव श्वसन तंत्र की संरचना के कुछ भाग थे कि मानव श्वसन तंत्र में ये कई सारे अंग, नासा गुहा, ग्रसनी, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और ये फेफड़े, फेफड़े दोनों के बाएं और दाएं और डायफ्राम, ये इस प्रकार से श्वसन तंत्र के, मानव श्वसन तंत्र के एक मुख्य अंग हैं और इन अंगों से मिलकर एक तंत्र का निर्माण होता है। अब अपना इसमें आगे का थोड़ा सा पॉइंट है, श्वसन की क्रिया विधि। श्वसन की क्रिया विधि कि श्वसन किस प्रकार से संपन्न होता है। श्वसन की क्रिया विधि को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 बाह्य श्वसन और नंबर 2
इंटरनल रेस्पिरेशन। इस प्रकार से श्वसन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन में दो क्रियाओं में श्वसन की क्रिया विधि संपन्न होती है। अंतः श्वसन, इसमें श्वसन को अंदर ग्रहण किया जाता है। बाह्य श्वसन, इसमें श्वसन में ली हुई ऑक्सीजन के बाद, भोजन की प्राप्ति के बाद जो CO2 का निर्माण होता है, उस CO2 को शरीर से बाहर उत्सर्जित जो किया जाता है, बाहर उत्सर्जित करने की जो क्रिया है वो कहलाती है बाह्य श्वसन। इन माने अंदर, एग्जिट, एक्सटर्नल एग्जिट बाहर, श्वसन को बाहर निकालने की जो क्रिया है वो जो कहलाती है बाह्य श्वसन, और श्वसन को अंदर ग्रहण करने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है अंतः श्वसन। अब इसमें श्वसन को अंदर ग्रहण करना और बाहर छोड़ना, ये डायफ्राम और फेफड़ों के अंदर वायु दाब के ऊपर डिपेंड करता है कि अंतः श्वसन में जब पसलियां होती हैं, इस तरह से अपन श्वास लेते हैं तो पसलियां दब जाती है। डायफ्राम मध्यम जो है वो एक धनुष के आकार का होता है और फेफड़ों का आकार चौड़ जाता है। जब फेफड़ों का आकार चौड़ जाता है इनके वायुमंडलीय दाब, फेफड़ों के अंदर का वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अर्थात दबाव हो जाता है। जैसे जब फेफड़ों का वायुमंडलीय दाब कम होगा, वायुमंडलीय दाब कम होता है, तो वायुमंडलीय दाब कम होने पर बाहर की जो ऑक्सीजन है, बाहर की ऑक्सीजन नासागुहा से फेफड़ों तक प्रवेश कर जाती है, फेफड़ों तक प्रवेश कर जाती है। ये क्रिया क्या कहलाएगी? अंतः श्वसन। कि जब फेफड़ों का वायु दाब कम हो जाता है, वायु कोशिकाओं में जो है ब्रह्मोत्सर्ग होती है, श्वसनिकाएं होती हैं, इन वायु कोशिकाओं की वायु का जब दाब कम हो जाता है तो बाहर की ऑक्सीजन का अंदर प्रवेश करना अंतः श्वसन कहलाता है। जब भोजन की प्राप्ति के बाद CO2 का निर्माण होता है, इसके अंदर वायु दाब ज्यादा होता है तो फिर इनमें संकुचन होता है, फेफड़ों में संकुचन होता है। जैसे संकुचन होता है तो इन श्वसन मार्ग से होती हुई ये जो श्वास कार्बन डाइऑक्साइड जो निर्मित होती है प्राप्ति के बाद में CO2, ये CO2 श्वसन मार्ग से होती हुई उन्हें नासागुहा से बाहर छोड़ दी जाती है। इसमें इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, पेशियां होती हैं। इन पेशियों में इस तरह श्वास लेते बढ़ती हैं, फूल जाती है, तो इनमें श्वास का फेफड़ों के अंदर वायु दाब ज्यादा हो जाता है तो इन पर दबाव पड़ता है, दबाव पड़ते हैं तो दबाव के कारण ये CO2 को बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से मानव की जो श्वसन क्रिया है, मानव की जो श्वसन क्रिया है ये दो चरणों में पूरी होती है। बाह्य श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसमें CO2 को बाहर वायुमंडल में त्यागा जाता है। अंतः श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसमें बाह्य वायुमंडलीय ऑक्सीजन को शरीर के अंदर अर्थात फेफड़ों के अंदर ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार से मानव श्वसन क्रिया विधि कंप्लीट होती है। ये अपना आज का जो दूसरा टॉपिक था, ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र, ये आप कंप्लीट होता है। आगे के नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट करवाएंगे।